नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे वर्णमाला टॉपिक से स्वरों के बारे में। हमने पढ़ा स्वरों की परिभाषा, स्वरों के कुछ प्रकार के बारे में बात की। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं स्वरों के प्रकार के बारे में। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे से आज वर्णमाला का पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 में हमने चर्चा की स्वर, वर्णमाला, वर्ण आदि की परिभाषा के बारे में। पार्ट 2 में चर्चा की स्वरों के प्रकार, उनमें कुछ प्रकार के बारे में चर्चा की। आज उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम कंटिन्यू करते हैं, उनके प्रकार और उनके बारे में अध्ययन करते हुए आगे बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार जाति या वर्ण के आधार पर। स्वरों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? जाति या वर्ण के आधार पर स्वर। तो जाति या वर्ण के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। इनकी चर्चा करें। पहला कौन सा है? सवर्ण स्वर। दूसरा बात करें तो असवर्ण स्वर। इनको सजातीय स्वर भी कहते हैं, इनको विजातीय स्वर भी कहते हैं। सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर, दूसरा है असवर्ण स्वर या विजातीय स्वर। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर और कौन सा है? असवर्ण स्वर या विजातीय स्वर। आइए इनके बारे में एक करके चर्चा करें। पहला है सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर। सवर्ण या सजातीय स्वर, इनकी परिभाषा की बात करें तो ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान एक ही जगह से हो उन्हें सवर्ण या सजातीय स्वर कहते हैं। परिभाषा लिखें तो इसकी बात, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान मुख के किसी एक ही भाग से हो, एक ही भाग से हो, उन्हें सवर्ण स्वर या सजातीय स्वर कहते हैं। सवर्ण या सजातीय स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान मुख के किसी एक ही भाग से हो उन्हें सवर्ण या सजातीय स्वर कहते हैं। आगे बात करें इसके उदाहरण की। आ और बड़ा, आ और बड़ा, इनका उच्चारण स्थान कहां से होता है? तो कंठ से। देखिए इनका उच्चारण स्थान कहां से हुआ? मात्रकंठ से। ई या उ की बात करें, ई का उच्चारण स्थान तालु, उ का उच्चारण स्थान ओठ। अब इसी के विपरीत बात करें, सवर्ण की चर्चा की। सवर्ण स्वर क्या होते हैं? सजातीय स्वर क्या होते हैं? अगला बात करें असवर्ण स्वर या विजातीय स्वर। असवर्ण स्वर या विजातीय स्वर। असवर्ण स्वर या विजातीय स्वर कौन होते हैं? तो ऐसे स्वर जिनका
ऐसे स्वर जिनका उच्चारण स्थान मुख के एक से अधिक भाग से हो, उन्हें असवर्ण स्वर या विजातीय स्वर कहते हैं। असवर्ण अभिजातीय स्वर के उदाहरण की बात करें तो ए और ए, इनका उच्चारण स्थान ए और ए किससे मिलकर बनता है? ए किससे मिलकर बनता है? और आ और ई से मिलकर बनता है। इसकी बात करें तो आ और ई से, इसका उच्चारण स्थान कंठ और ई का उच्चारण स्थान तालु। अब ए का दोनों मिलाकर, इन दोनों का मिलाकर कहां से होगा? तो कंठ तालु से। इसी प्रकार ए का भी होगा कंठ तालु से। इनका उच्चारण स्थान मुख के एक भाग से ना होकर एक से अधिक भाग से हुआ। इस तरह बात करें ओ और औ की, आ और उ से मिलकर बनता है। इसका उच्चारण स्थान कंठ, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ। इनका संयुक्त उच्चारण कहां से होगा? तो कंठोष्ठ से होगा। कंठ और ओष्ठ दो स्थान से होगा। तो इनकी संख्या कितनी होगी? 4। इनकी संख्या 6। ऋषि को इस श्रेणी में नहीं रखा। हमने बात की स्वर कितने होते हैं, स्वरों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इनकी चर्चा कर ली। अब आगे बात करते हैं स्वरों की संख्या कितनी बात की? 11। लेकिन साधारणतः छोटी क्लास में हमने पढ़ा होगा अंग और आह को भी स्वर के ही श्रेणी में रख दिया जाता है, पर वो स्वर नहीं होते। अंग और आह स्वर नहीं होते, तो बताइए अंग और होंगे क्या? अंग और आह ये क्या होंगे? जब इनको स्वर की श्रेणी में रखा जाता तो ये होंगे क्या? इनको कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहा जाएगा? तो इनको अयोगवाह कहा जाएगा। अगर इनको एक अलग अलग बात करें तो इनको कहा जाएगा अनुस्वार, आह को क्या कहा जाएगा? विसर्ग। अंग को अनुस्वार, आह को क्या कहा जाएगा? विसर्ग। अभी हाल में यूपी टेट का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया था बताइए अयोगवाह क्या है, अयोगवाह किसे कहते हैं? तो उसमें आपन अंग और आह को न देकर ऐसे दिया गया था अनुस्वार और विसर्ग। ये भी जब अयोगवाह अंग और आह को कहते हैं, अंग आह को अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, तो जाहिर सी बात है अनुस्वार और विसर्ग भी अयोगवाह होंगे। ऐसे भी प्रश्न आ चुका है। हमने स्वरों की चर्चा की और अयोगवाह की भी चर्चा की। आइए आगे बढ़ते हैं, व्यंजन के बारे में चर्चा करते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन व्यंजन की परिभाषा की बात करें, इसकी परिभाषा क्या होगी? अगर व्यंजन की परिभाषा की बात करें, परिभाषा क्या होगी? तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ड जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं, या इसको ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं
स्वर रहित वर्ण को व्यंजन कहते हैं। स्वर रहित वर्ण को क्या कहा जाता है? तो व्यंजन कहा जाता है। जिनमें स्वर नहीं होगा वो क्या किस श्रेणी में आएंगे? तो व्यंजन की श्रेणी में आएंगे। जैसे बात करें, आगे बात करें इसके, तो व्यंजनों को कैसे बांटा गया है, किन श्रेणियों में बांटा गया है? बात करते हैं स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या इन्हीं को स्पृष्ट व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन या इन्हीं को वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 25। इनके बारे में चर्चा करें। क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद च, छ, ज, छ, इन। च, छ, ज, झ, इन। ट, ठ, ड, ढ, ण, क। आगे बात करें ता, था, धा, धा, न। फ, फा, वा, भा, म। स्पर्श व्यंजन या स्पृष्ट व्यंजन या वर्गीय व्यंजन 25 कितने हमने लिखा हमको। अब प्रत्येक अक्षर जो होता है, प्रत्येक लाइन का प्रत्येक अक्षर के को उसके नाम से ही उसका नाम दे दिया गया है। जैसे पहला अक्षर क्या है इसमें? का, तो इसको क्या कहा जाएगा? का वर्ग। पहला अक्षर क्या है? चा, तो चा वर्ग। पहला अक्षर क्या है? टा, तो टा वर्ग। पहला अक्षर क्या है? ता, तो ता वर्ग। पहला अक्षर पा है तो पा वर्ग। पहले अक्षर पर डिपेंड करेगा क्या है? पहला अक्षर का तो का वर्ग, पहला अक्षर चा तो चा वर्ग, पहला अक्षर टा तो टा वर्ग, दूसरा अक्षर ता तो ता वर्ग, पहला अक्षर पा तो पा वर्ग। इन 25 को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। पूछा जाए स्पर्श व्यंजनों को की संख्या तो कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 25। आगे बात की जाए इन पांचों की बात करें, इन पांचों को क्या कहा जाएगा? तो इन पांचों को अनुनासिक स्वर, अनुनासिक व्यंजन या पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। अनुनासिक व्यंजन या पंचमा अक्षर भी कहा जाता है। किसे? प्रत्येक वर्ग के 5वें अक्षर को क्या कहा जाएगा? अनुनासिक व्यंजन या पंचमा अक्षर। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक व्यंजन या पंचमा अक्षर भी कहा जाएगा। चा वर्ग के प्रारंभ के चारों को, चा वर्ग के प्रारंभ के चारों को क्या कहा जाएगा? तो इनको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। कौन से व्यंजन? स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। पूछा जाए पेपर में स्पर्श व्यंजन तो 25
अस्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या, तो अस्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। जैसे अस्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, तो अस्पर्श संघर्षी व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? तो अस्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 ही होते हैं। कौन कौन से? 4, छाजा, झा। अस्पर्श संघर्षी व्यंजन के बाद उसके बाद इसमें 2 शब्द आते हैं, ता और दा। ता और दा, इनको हम लोचदार वर्ड कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? लोचदार वर्ड कहा जाता। हमने अस्पर्श व्यंजन या स्फीड व्यंजन या वर्गीय व्यंजन इन सब की चर्चा की। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 25 होती है। कौन से? का से लेकर मा तक। का खा गा गा अंग च छ ज झ ञ का ठ क ख अण का खा दा धा ना का फा बा बा मा। प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर को हम उसी वर्ग के नाम दे देते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग, पा वर्ग। और प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर अनुनासिक व्यंजन या पंचमा अक्षर कहा जाता है। उसके बाद चा वर्ग के प्रारंभ के चारों चा छा जा झा इनको अस्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी तो चर्चा की। और इसमें 2 वर्ड आते हैं, ता और दा, इनको लोचदार वर्ण कहा जाता है। आगे बात करते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होगी? 4 है। इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब पहले अंतस्थ व्यंजन की बात कर लें, तब उसके बाद ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की बात करें। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होगी? अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होगी? तो 4। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन पूछा जाए, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 4। क्यों? क्योंकि अंतस्थ व्यंजन को क्यों कहा जाता है? जब इनको बोला जाता है तो अंदर से चलती है दुनिया, इस कारण इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। कौन कितने होते हैं इनकी संख्या? तो या, रा, ला, वा। अगर हम अलग अलग बात की जाए, अंतस्थ व्यंजन को 4 कहा जाएगा। लेकिन अगर या की अकेले की बात की जाए, या को अकेला क्या कहा जाएगा? इसको पूर्ण अर्धस्वर कहा जाता है। पूछा जाए पूर्ण अर्धस्वर क्या है? तो या है। रा को ला सॉरी रा की बात करें तो इनको लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, रा को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है या कंपन व्यंजन भी कहा जाता है। ला को बात करें, इनको पार्श्विक, ला की बात करें तो इनको क्या कहा जाएगा? पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाएगा। ला की बात करें तो इनको क्या कहा जाएगा? पार्श्विक व्यंजन। वा की बात करें तो इनको अर्ध स्वर कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होगी? 4। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। या तो बात करें तो इन्हें पूर्ण अर्धस्वर, रा को लुंठित व्यंजन या प्रकंपित व्यंजन या कंपन व्यंजन भी कह सकते हैं, कहा जाता है। ला को पार्श्विक व्यंजन और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। क्या ला को क्या कहा जाएगा? अर्ध स्वर भी कहा जाएगा।
आगे हम बात करते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। अगला कौन सा है? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 ही होती है। कितनी होगी? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की संख्या, तो इनकी संख्या भी 4 ही होगी। कौन कौन से होते हैं? तो सा, खा, सा, हा। इनकी संख्या कितनी? तो 4। कौन कौन से 4? सा, खा, सा, हा। इनकी संख्या 4 हो गई। इनको बात की जाए उसमें संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है, तो क्योंकि जब हम बोलते हैं, इनको बोलने के साथ हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, हवा निकलती है, इस कारण इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अगर बात करें हा के अन्य नाम मिलते हैं कुछ। हा के अन्य नाम क्या क्या मिलते हैं? हा के कौन कौन से नाम? हा को क्या किस किस नाम से जाना जाता है? तो इनको काकल्य क्या कहा जाता है? काकल्य या हंसवर्ण। पूछा जाए काकल्य व्यंजन तो कौन सा है? तो हा। पूछा जाए हंसवर्ण कौन सा है? तो वो भी हा। इन्हें योगी वर्ण भी कहते हैं। योगी वर्ण भी कहते हैं। योगी वर्ण क्यों? क्योंकि योगी लोग जब नाम हा का कुछ ज्यादा ही उच्चारण करते हैं, हे राम ऐसे करके। तो काकल्य, हंसवर्ण या योगी वर्ण या इन्हें स्वर यंत्र मुखी भी कहा जाता है। स्वर यंत्र मुखी आदि के नाम मिलते हैं। हाँ क्या है नाम? काकल्य वर्ण, हंसवर्ण या योगी वर्ण या स्वर यंत्र मुखी भी कहा जाता है। काकल्य या काकल भी कह देते हैं इनको। आगे बात करें अगले प्रकार के बारे में। संयुक्त वर्ण या मिश्रित वर्ण। संयुक्त वर्ण या मिश्रित वर्ण या विशिष्ट व्यंजन भी इनको कहा जाता है। इनकी संख्या भी कितनी होगी? 4। वो 4 कौन से? तो छ, त्रा, ज्या और कौन से? त्रा। ये 4 को संयुक्त वर्ण या मिश्रित वर्ण कहते हैं। यदि पूछा जाए किन के योग से बने होते हैं, पेपर में काफी बार पूछा जा चुका है, यूपीपी में काफी बार ऐसा प्रश्न आ चुका है। तो कौन कौन से होंगे? इसका निर्माण का और शा से होगा। का और खा से होगा। आगे बात की जाए त्रा का निर्माण, तो आ का और रा से होगा। ज्या का निर्माण ज्या और इया से होगा। और इस सा की बात की जाए तो शा और रा से होगा। याद रखिएगा, छा का निर्माण का और खा से, त्रा का निर्माण ता और रा से, ज्या का निर्माण ज्या और इया से, सा का निर्माण सा और रा से। अब बात करें इन चारों का उच्चारण स्थान नहीं होता, याद रखिएगा, इन चारों का कोई उच्चारण स्थान नहीं होता और इनका प्रयोग हमेशा किस भाषा में होता है? किसमें होता है? तो इनका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। किस शब्दों में? तत्सम शब्दों में हमेशा होगा। इनका प्रयोग तत्सम शब्दों में होगा। अगर
इन शब्दों का प्रयोग कहीं पर मिलता है तो हमेशा कौन से शब्द होंगे? तत्सम शब्द होंगे, तद्भव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में ही मिलेगा। आगे बात करें, द्विगुण व्यंजन या इन्हीं को अतिरिक्त व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या इन्हीं को अतिरिक्त व्यंजन या इन्हीं को ताड़नजात व्यंजन या इन्हीं को उच्छित व्यंजन या इन्हीं को विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या 2 होती है। क्यों इनको ऐसा कहा जाता है? क्योंकि हिंदी के मूल भाषा से शब्द नहीं हुए हैं, इनका धीरे धीरे करके क्रम से विकास हुआ है। इस कारण इन्हें उच्छित व्यंजन या विकसित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन कहा जाता है। पेपर में पूछा जा चुका है यूपी में कि बताइए ताड़नजात वर्ण कौन कौन से हैं। तो इनकी संख्या 2 होती है, ड और झ। याद रखिएगा, बुद्धि कहाँ होगी? इसके नीचे, ड और ढ। इनको क्या कहा जाएगा? द्विगुण व्यंजन, अतिरिक्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन, उच्छित व्यंजन या विकसित व्यंजन। अब याद रखिएगा, इनका प्रयोग सदैव तद्भव शब्दों में होगा, सदैव तद्भव शब्दों में होगा। कहाँ होता है? एग्जाम्पल, उदाहरण की बात करें, हमने कोचिंग से प्रतापगढ़, घड़ी, झाड़ू और कौन से? कपड़ा, घड़ा इत्यादि शब्दों में इनका प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं कितने हुए, कितने के बारे में हमने पढ़ लिया। व्यंजनों के बारे में, व्यंजनों के प्रकार के बारे में पढ़ा। अब आगे बात करते हैं वर्ड कितने टोटल पढ़ लिए, देखिए उनकी चर्चा करते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने? वर्ड टोटल कितने पढ़े हमने? पढ़ा पहले स्वर के बारे में, कितने स्वर पढ़े? 11 स्वर, यानी स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। उसके बाद हमने अयोगवाह पढ़ा, अयोगवाह की संख्या कितनी? 2। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? अस्पर्श व्यंजन पढ़े, अस्पर्श व्यंजन की संख्या, अस्पर्श व्यंजन कितने? हमने 25 पढ़े। उसके बाद अस्पर्श व्यंजनों के बाद हमने बात की अंतस्थ व्यंजन की, अंतस्थ व्यंजन कितने हुए? 4। उसके बाद बात की ऊष्म व्यंजन की, ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी? 4 अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद ऊष्म व्यंजन की चर्चा की। उसके बाद हमने संयुक्त व्यंजन की चर्चा की, इनकी संख्या भी कितनी हुई? 4। उसके बाद हमने सबसे अंत में बात की द्विगुण व्यंजन के बारे में, द्विगुण व्यंजन के बारे में। इनकी संख्या कितनी हुई? 2। अब टोटल कितनी संख्या हुई? वर्णों की कुल संख्या 11, 13, 25, 38, 4, 42, 4, 46 और 46, 4, 50, 2, 52। टोटल वर्णों की संख्या कितनी हुई? 52। आज हमने पढ़ा वर्णों और उनके बारे में,
कितने वर्ड होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे, अगले पार्ट में चर्चा करेंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहां से होता है, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सब क्या होते हैं, इन सब की चर्चा हम अगले पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। और हाँ, अगर हमारा यह सेशन आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत मदद मिलती है कि हम आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएं। अगर कुछ कमी रह गई हो हमारे वीडियो में तो वह जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर कमेंट करिए कि हमारे वीडियो में क्या कमी रह गई, इसमें हम क्या जोड़ सकते हैं। आपकी बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।